नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अनइम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आज वाली है, क्योंकि वहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो पूरी केमिस्ट्री उसके बेस है, यानी इसके आधार पे ही पूरी केमिस्ट्री मान लो आप। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या मैं आपको ये मतलब शॉर्ट ही दे सकता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूछे जाएंगे। संभावना क्या है? 25 नंबर की साइंस है तो फिजिक्स भी यहाँ पर करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे और बायोलॉजी करेंगे। एक एक चीज़ को आसान से समझेंगे, दिमाग में सेट कर देंगे। अगर आपको केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आई, पूरे लेक्चर देखिए आप, अगर समझ में ना आई तो कहना, उसके बाद बुक पढ़ के देखना कितनी आसान लगने शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? प्यार से अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, यानी एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हम, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हम, प्रोटॉन के बारे में पढ़ने वाले हम। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का नाम है। पीछे वाला चैप्टर था मैटर, ठीक है, मैटर और उसकी जो अवस्थाएं थी, पदार्थ और अवस्थाएं थी उसकी, ठोस क्या है, द्रव क्या है, ठीक है, उसके बारे में। यानी ये चैप्टर है परमाणु संरचना के, परमाणु संरचना, ठीक है, यानी हम परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर एटम पे रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं परमाणु से। ठीक है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है हमें, एटम के बारे में सब जानते हैं। परमाणु शब्द सबने सुना हुआ है। देख, परम अणु, परम अणु। वैसे एटम शब्द है ना, वो आया कहाँ से है? तो वो आया एटोमिया से। किससे? एटोमिया, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, अविभाज्य, अविभाज्य। ठीक है, ये आपको समझने के लिए बस अविभाज्य। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर ऐसा होगा जो अविभाज्य वाली बात करता होगा। ठीक है, तो परमाणु के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और पूरा चैप्टर रहेगा। देखो, परमाणु क्या है, नाभिक क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, न्यूट्रिनो का है। इस प्रकार से उसके अंदर कौन सा आवेश है, कक्ष क्या है, नाभिक क्या है, यानी न्यूक्लियस क्या है, इस बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन सी थ्योरी दी गई, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको बता दिया अभी, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे और उसके अंदर एक एक क्वेश्चन आपको याद करवाऊंगा मैं, साथ में ट्रिक के साथ भी हम याद करेंगे। जो चीज़ आपको परेशान करती है वो ट्रिक के साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिएगा। लेक्चर पसंद आता है तो शेयर वेयर करने का आपका फर्ज बनता है। ठीक है ना? देखो, एटम की सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के ऋषि महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद ने सबसे पहले, ये कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। ठीक है ना? इलाहाबाद के थे। इलाहाबाद आपको पता है यूपी के अंदर है, और यहाँ पे प्रसाद नामक गांव में रहते थे। ठीक है, लगभग ये बहुत साल पुरानी बात है, यानी 600 से 500 ईसा पूर्व की बात है। तब हमारे देश के ऋषि ने बता दिया था भी परमाणु कोई चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था भी कोई पदार्थ है, कोई मैटर है ना, वो किससे बना है? वो एटम यानी परमाणु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ। ठीक है, अब बस शॉर्ट से शॉर्ट लिखने की कोशिश करेंगे और कम से कम लिखने की कोशिश आप करिएगा, क्योंकि आप रिवीजन करने के टाइम 2 की स्पीड करके, ठीक है, और डाउनलोड वगैरह करके आप 2.5 की 3 की स्पीड करके भी देखोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप सुनने की कोशिश करें। जो चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा शॉर्ट के अंदर। ज़्यादा लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, समझने में ज़्यादा बर्बाद करेंगे। बर्बाद तो होगा ही नहीं सर। ठीक है ना? यानी पदार्थ इन्होंने बताया भी, पदार्थ जो है ना, क्या है पदार्थ? वो इतने, इनकी बात क्या थी? पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो लास्ट में एक ऐसी स्थिति आती है, एक इतना छोटा कण बच जाता है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी पदार्थ को अगर तोड़ा जाता है, तो उन्होंने बताया, पूरी बात हम नहीं लिखेंगे, तोड़ा जाता है तो लास्ट के अंदर एक अति सूक्ष्म कण बचता है, अति सूक्ष्म कण बच जाता है।
ठीक है, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन्होंने दो बातें और बताई कि एक तो पदार्थ परमाणु से बना होता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोच के देखो, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो। ठीक है, और इन्होंने बताया भी परमाणु जो होता है इनडिविजिबल है, अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है, यानी उसको तोड़ा बांटा तोड़ा नहीं जा सकता। वो आगे की बातें हैं, आगे हम देखेंगे इन्होंने की बात। और वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी अविनाशी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें बताई ऋषि कर्णाद ने। हमारे ऋषि मुनि जो हैं कितने मतलब ज्ञानी पुरुष थे, इन्होंने बुक लिखी थी, उसके अंदर ये छपा था। लेकिन इन्होंने ये बस इतनी बात बताई, ये लाइन उसके अंदर मिलती है। ठीक है, तो ये आगे जाके मतलब साइंस के हिसाब से तो नहीं कह सकते ना इसको, ठीक है ना, अपने तथ्यों के आधार पे दार्शनिक थे, मतलब उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो इसके पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कर्णाद ऋषि ने बताया, जो भारत के थे। ठीक है, और भारत के थे तो भारत सरकार फिर इन्हें क्या मान लेती है भी इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय परमाणु शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु शास्त्र का जनक, यानी इनको ये बात बताने पे इन्हें क्या दिया, पुरस्कार के रूप में, इसके सम्मान के रूप में, इनका सम्मान बना रहे, यानी जब जब कोई जिक्र हो एटम का तब तब इनका नाम आए, इसलिए इनको क्या जनक बना दिया गया है। ठीक, किसका? परमाणु शास्त्र का। तो भारतीय परमाणु शास्त्र का जनक पूछे तो महर्षि कर्णाद। ठीक है ना, सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले थे ये। क्लियर हुई बात? ठीक है, पदार्थ अविभाज्य अविनाशी पदार्थ, महर्षि कर्णाद के हिसाब से पदार्थ किससे बना हुआ है? तो परमाणुओं से बना हुआ है। महर्षि कर्णाद के हिसाब से परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। ठीक है ना, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद 475 जो ईसा पूर्व की बात आती है, दो वैज्ञानिक दार्शनिक और आते हैं, ल्यूसिपस व डेमो। आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो इनका नाम जरूर सुना होगा, इनका भी सुना होगा, इनका भी सुना होगा, डेमोक्रेटस। लगभग 475 ईसा पूर्व की बात है, यानी इसके बाद की बात है, क्योंकि ईसा पूर्व तो बेक चलता है ना, तो इनके बाद की बात। इन्होंने भी यही बात बताई भी पदार्थ है वो परमाणु से बना होता है। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क रह गया? फ़र्क तो कुछ भी ना। ठीक है, लेकिन इनकी बात पब्लिश हो गई भैया। ठीक है, पब्लिश हो गई। ठीक है, तो पदार्थ किससे बना है? परमाणु से बना है। और इन्होंने यही बात बताई भी ये अविभाज्य है, अति सूक्ष्म कण है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही इसका विनाश किया जाता है, अविनाशी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वो तो कर्णाद किताबों में नहीं छपा है, हम भारत के उनको पढ़ते हैं, क्या पता और विदेशी लोग इनके पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, लेकिन ये डेमोक्रेटस, ठीक है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेमोक्रेटस ने किया था। डेमोक्रेटस ने किया था। किसने किया था? डेमोक्रेटस ने। एटम शब्द का प्रयोग किया गया। ऑल मैटर मेड अप बाय एटम, यानी सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। अब ये आपको भी पता है यार, सभी पदार्थ परमाणु से बने होते हैं ना, चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे वो हो, चाहे ये हो, चाहे ताला हो, चाहे चाबी हो, चाहे मार्कर हो, चाहे बोर्ड हो, ये क्या है? पदार्थ ही तो है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो पदार्थ जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, और अणु जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये बात आपको सबको पता है, यही बात इन्होंने कह रखी है। तो आपको पता, मुझको पता कहाँ से चली? इन्हें से ही पता चली है, किताबों से पता चली। फिर पदार्थ होता है, उसके अंदर परमाणु होता है, परमाणुओं से मिलकर, जैसे ईंटों से घर बनता है ना, उसी प्रकार परमाणुओं से पदार्थ बनता है। क्लियर हुई बात? ठीक है ना, आपको जो ईंटों से दीवार बनती है तो वो चीज़ मैं बताऊँगा भाई। तो परमाणु से सीधा पदार्थ थोड़ी, परमाणु से अणु बनते होंगे, अणु से फिर पदार्थ बनता होगा, ऐसी चीज़ें आती हैं।
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपकी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ना है। क्लियर है ना? ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़नी, तो ये बात आपको नोट करके लिख लेनी है। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें लिखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ल्यूसिपस और ये ग्रीक फिलोसफर थे, यानी जो ग्रीक क्या थे, दार्शनिक थे। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई, तो ये दार्शनिक की बातें हो गई। लेकिन सबसे पहले साइंटिफिक दृष्टि से, यानी आप वैज्ञानिक दृष्टि से परमाणु का जिक्र करने वाले कौन थे? सबसे पहले एटम जो था उसको साइंस के हिसाब से या वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक या वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? अभी साइंस के तरीके से सबसे पहले, ठीक है ना, द्रव्य पे खोज करते करते कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया था, द्रव पे खोज करते करते इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? ठीक है, मैं बता दूं फिर, एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका आंसर डेमोक्रेटस आएगा, याद रखना, डेमोक्रेटस आएगा। ठीक है ना, डेमोक्रेटस। वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले एटम के बारे में किसने बताया था? तो जॉन डाल्टन, याद रखो इस बात को, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन साहब ने लगभग क्या 1808 की बात है, 1808 ईस्वी के अंदर सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से एटम का वर्णन यानी परमाणु का वर्णन किया था। ठीक है ना, किसने? 1808 में जॉन डाल्टन ने। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, जॉन डाल्टन, इन्होंने भी क्या बात बताई थी? देखो डाल्टन ने क्या दिया था, तो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी सबसे पहले आपसे कहते परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले परमाणु के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से किसने बताया था? डाल्टन की परमाणु सिद्धांत, या डाल्टन का एक एक चीज़ बताएंगे, डाल्टन का परमाणुवाद भी कहते हैं इसे, परमाणुवाद। ठीक है, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ये बताया 1808 में। तो एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप जॉन डाल्टन की बात करो। इन्होंने भी क्या बताया? देखो यही बात इन्होंने बताई भी, जितने भी पदार्थ हैं, लेकिन इन्हें साइंस की दृष्टि से सिद्ध करके बताया, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया। ऐसे नहीं बता दिया, तीर में तुक्का मार दिया पदार्थ इससे बने हैं, मैं कह दूँ फलाना आदमी फलाना है, ठीक है ना, आकाश इससे बना है, मैंने कह दिया, लेकिन मेरे पास तथ्य नहीं है, तथ्य के आधार पे, लॉजिक के आधार पे बताने वाले जॉन डाल्टन थे। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया भी पदार्थ जो है वो किससे बने हैं? परमाणु से बने हैं। पदार्थ क्या है? परमाणु से बने हैं। एक बात बताई, ठीक है, पदार्थ परमाणु से बने। परमाणु के बारे में फिर इन्होंने बताया भी परमाणु जो है अति सूक्ष्म कण है। क्या? अति सूक्ष्म कण है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सूक्ष्म कण है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इंडिविजुअल या अविभाज्य है। यही बात इन्होंने बताई, ये अविभाज्य है, अविनाशी है, इसका नाश भी नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बात जॉन डाल्टन ने बताई। और क्या क्या बताया जॉन डाल्टन ने? इन्होंने ये बात बताई भी सबसे छोटा, अति सूक्ष्म, सबसे छोटा बताया इसको, किसको? परमाणु को, परम अणु, परमाणु को। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया भी समान प्रकार के तत्व है ना, समान तत्व यानी सेम एलिमेंट जो है उसके अंदर समान परमाणु पाया जाता है। ठीक है, और इसका भार समान होता है और इसका द्रव्यमान भार, इसके गुण धर्म समान होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है, वेट या मास या जो समान है, सेम एटम के बने होते हैं। यानी समान तत्वों का मतलब क्या हो गया? मैं कह दूं लोहा है तो लोहा एक ही प्रकार के एटम से बनेगा,
ठीक है ना, एक ही प्रकार के एटम से बनेगा पूरा लोहा। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्या है, अगर ये लोहा है और ये लोहा है, दोनों लोहे की बात करें तो ये जिस लोहा जिससे बना हुआ ना, उससे ये लोहा बना हुआ है मान लो, ठीक है ना। यानी मैं कह दूं जो मार्कर, ये मार्कर जिससे बना हुआ है, तो मार्कर ये प्लास्टिक है मान लो, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जिससे बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक भी उसी परमाणु से बनेगा। उस परमाणु का भार इस परमाणु का भार बराबर होगा। यानी इस परमाणु और इस परमाणु का भार, इस परमाणु के जो गुण धर्म है, इसकी प्रॉपर्टी है ना, वो सेम की सेम इसके परमाणु की प्रॉपर्टी होगी। ये चीजें किसने बताई, जॉन डाल्टन ने बताई, ठीक है ना। और जो परमाणु जो है ना अपनी मूल अवस्था बनाए रखते हैं, वो अपना जो मूल अवस्था है ना उसको खोते नहीं है। यानी जो पहले थे परमाणु वो उसी प्रकार के रहेंगे, उनको अलग कर दिया जाए या जोड़ दिया जाए, उसके बाद भी वो परमाणु क्या रहते हैं, एक उसी अपने गुण धर्म को बनाए रखते हैं, उसका भार वही रहता है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। इन्होंने क्या कहा, परमाणु अपने मूल अवस्था को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग सी है लेकिन इनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, मान लो जॉन डाल्टन के सिद्धांत के हिसाब से कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है ना। और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का वो एक बढ़िया सा सिस्टम डाल देगा आपको, एक लाइन डाल देगा या एक क्या कर देगा, वो एक आपको तथ्य डाल देगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हमें कुछ याद करनी पड़ती है, तब तो हमारे पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आप सोचिए यार सर किसी ने पढ़ाया नहीं है, अब आप पढ़ा रहे हो, ये पढ़ना कोई ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। आप बुक खोल के देखना, क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब देखोगे तब आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया और क्या बताया जी, इनके अनुसार देखो परमाणु, और ये चीज़ें आगे जाके कुछ ना कुछ सही भी हुई और कुछ गलत भी साबित हुई, लेकिन अपनों को पढ़ना है एग्जाम में क्या पूछा जा सकता। अगर परमाणु के साथ परमाणु बनकर कंबाइन एटम यानी संयुक्त परमाणु बनाते हैं, ये बात कही, संयुक्त परमाणु बनाते हैं, ठीक है, संयुक्त परमाणु बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन सब करवाते हैं, सब जगह करेंगे, आप एक एक चीज़ को करेंगे, समझ के करेंगे, ठीक है ना। पहले ये चीज़ समझ लेते हैं आप, परमाणु से परमाणु मिलकर संयुक्त परमाणु कंबाइंड एटम बनाते हैं, परमाणु से परमाणु, जिसको आज हम मॉलिक्यूल कहते हैं या अणु कहते हैं, वो बात इन्होंने बताई जी। परमाणु से परमाणु संयुक्त परमाणु, जिसको आज हम अणु कहते हैं, वही बात संयुक्त परमाणु के बारे में है, मॉलिक्यूल जिसको हम आज बोलते हैं। क्लियर हुई बात। इन्होंने एक बात और बताई भी, जो परमाणु है ना, ठीक है, उसको रासायनिक अभिक्रिया से, सही बात बताएं, मान लो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, और रीअरेंजमेंट उसकी हो सकती है। यानी आप कह सकते हो उसको, उसका संयोग या उसको संयुक्त किया जा सकता है, संयुक्त किया जा सकता है, उसको अलग सेपरेशन पृथक किया जा सकता है, और इसका रीअरेंजमेंट यानी पुनः स्थापित भी किया जा सकता है। इस बात को समझो आप, पुनः स्थापित किया जा सकता है भी। अगर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो जो परमाणु है ना, उनको दो परमाणु को इकट्ठा किया जा सकता है, तब अणु बन गए मान लो। केमिकल रिएक्शन से उनको अलग भी किया जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। परमाणु से परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता, ये बात नहीं कह रहा। परमाणु अगर दो जुड़े मान लो, अणु को तोड़ सकते हैं, ठीक है, और इकट्ठा भी रीअरेंज कर सकते हैं, दोबारा उसको पुनः स्थापित, जहाँ से उठाया गया था वहाँ भी स्थापित कर सकते हैं। ये बात किन्होंने कही थी, जॉन डाल्टन ने कही थी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पाने की संभावना आपको पता ही हो गई। ये एक एक चीज़ क्वेश्चन ही है, ठीक है। परमाणु से परमाणु बनके अणु बनाता है, ये क्वेश्चन ही हो गया आपका, ठीक है। परमाणु अपने मूल अवस्था को बनाए रखते हैं, ठीक है ना, जो उसकी समान तत्वों से समान परमाणु भार और भी रखते हैं, आज भी सत्य बात है ये तो, ठीक है। परमाणु अति सूक्ष्म है, जो अविभाज्य और अविनाशी है, ये बात भी है। पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, ये तथ्य थे उनके, ठीक है। जॉन डाल्टन का परमाणुवाद, या पहले एटॉमिक, फर्स्ट एटॉमिक साइंटिफिक
फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, या सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन दे दिया था। हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 9th क्लास के अंदर भी दिया हुआ है ये, देखो 9th क्लास वाले भी इसको पढ़ते हैं। अब ये तो हो गई जॉन डाल्टन की। एक बात आपको और याद रख लेनी है, जैसे इसके साथ साथ में सैक्रोडिगर क्वेश्चन आता है, देखो सैक्रोडिगर जो थे इन्होंने क्या दिया, इसके साथ लिंक करके बता रहा हूं। मॉडर्न यानी आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो आज चल रही है सिद्धांत दिया, जो आज मान्य है, वो किन्होंने दिया था? स्क्रोडिगर ने दिया था। किसने दिया? स्क्रोडिगर ने दिया था, ठीक है ना। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दी? तो इन्होंने दी थी। और इसे नाम जाना जाता है एटॉमिक क्लाउड मॉडल के नाम से जाना जाता है, याद रखना, एटॉमिक क्लाउड मॉडल के नाम से जाना जाता है, यानी बादल के परमाणु का बादल मॉडल जो है उसके आधार पे इसको जाना जाता है स्क्रोडिगर, ठीक है। इसके आधार पे आज की थ्योरी जो है पॉजिट्रॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, ये चीज़ें इनके बताई गई है भी किस प्रकार बादल की तरह पॉजिटिव चार्ज रहता है, किस प्रकार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, ये चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिंक करके पढ़ लेना। पहली थ्योरी इन्होंने दी, आज जो थ्योरी चलती है वो इन्होंने दी थी। क्लियर हुई बात? ठीक है। कुछ थ्योरी और बता दूं मैं आपको, मेरा दिल तो करता है बता दूं, ठीक है ना। एक आपको याद रख लेना है, लेवोशियर, लिख लो आपको इन लेवोशियर जो थे इन्होंने क्या दिया था? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है। पूरी तरह से एटम अभी तक तो मतलब नहीं जाना जा चुका है, और तो उससे पहले अलग अलग थ्योरियाँ आई, अलग अलग मॉडल आए, तो ये मॉडल किसने दिया था? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास जो कंजर्वेशन का जो लॉ दिया था वो किसने दिया था? लेवेशियर। और इनको माना जाता है केमिस्ट्री का जन्मदाता, यानी रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? आपको पता है, लेवेशियर, एंटोनी लेवेशियर जो थे इन्होंने क्या दिया था? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था। अभी द्रव्यमान को जिस प्रकार ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, उसको बदला जा सकता है, उसी प्रकार ये कहते हैं भी जो है ना, लेवेशियर क्या कहते हैं? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में भी द्रव्यमान को नष्ट भी नहीं किया सकता और द्रव्यमान को बनाया भी नहीं जा सकता, ठीक है ना। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब कोई करते हैं एटम या कोई तत्व, तो उनका द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जिन का द्रव्यमान होता है, देखो थोड़ा सा मज़ा आने लगता है ना मेरे को, ठीक है। तो आपकी हो गई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हो गई मान लो। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीज़ें आपने देखी होगी काम आती है, एक तो होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट, काम आएगी ये देखो आपके। एक तो होता है अभिकारक और जो बनता है वो होता है उत्पाद, ठीक है ना। उत्पाद यानी फैक्ट्री के अंदर जो डाला जाता है वो तो क्या है? अभिकारक है, और फैक्ट्री से जो निकाला जाता है वो प्रोडक्ट है। यानी रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले जो आप कच्चा माल डालते हैं ना, वो तो मान लो अभिकारक है, और जो तैयार हुआ वो क्या है? उत्पाद है। यानी रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक डालेंगे, उत्पाद निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक बात बता दूं आपको, लंबा हो जाता है यार, ठीक है ना। CH4 मीथेन के साथ जब क्या करवाया जाता है, ठीक है, मीथेन के साथ जब किसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, पानी पी लेता हूँ मेरे को।
मीथेन के साथ क्या किया जाता है, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, मान लो, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो इससे क्या मिलता है, देखो इससे मिलता है हमें CO2 प्लस H2O यानी जल मिलता है। तो इनके हिसाब से अभिकारक जो इनका मास था ना, इन सभी एटम का जो मास था वो मास इनका होगा। इसके हिसाब से इनका जो द्रव्यमान था वो इनका यानी अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा, ये बात कहना चाहते हैं ये, ठीक है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या हुआ है? अपने आप होगी, कह रहे हैं क्लियरिटी कम है, ठीक है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है। फिर उसके बाद प्राउस्ट नाम के थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे। इन्होंने दिया था आपका अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम, क्लियर है, इतना याद कर लो बहुत आपके लिए। निश्चित अनुपात का नियम, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड इन्होंने भी काम किया था कुछ, इतनी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता ना। रदरफोर्ड, देखो रदरफोर्ड के बारे में तो हम बाद में भी जिक्र करेंगे। आपने जाना होगा भी रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो आप जानते हो जी रदरफोर्ड जो थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, उन्होंने नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नाभिक की, एक डालना इन, नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज यानी न्यूक्लियस जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? आविष्कार बोल रहा हूँ मैं यार, डिस्कवरी, ठीक है, इससे मार्कर उल्टा खुलता है, ठीक है। न्यूक्लियस ने अरे यार भूल गया, नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज आपकी की थी रदरफोर्ड जी ने। रदरफोर्ड जी ने नाभिक की खोज की तो इन्होंने क्या देखा था? देखो नाभिक की खोज, देखो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपने। इन्होंने क्या किया था, एक हीलियम जो क्या था, अल्फा रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो सक्रियता है उस पे काम कर रहे थे। इनके दो छात्र थे, वो क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता पर काम कर रहे थे। रेडियो सक्रियता पर जब वो काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा भी, एक क्या दिया था इन्होंने, एक गोल्डन फिल्म ली, ठीक है। तो इसको बोल दिया गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट, या इसका दूसरा नाम भी है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मेरे हिसाब से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यानी श्रवण पत्री कह दो आप, पत्री प्रयोग, या आप इसको कह सकते हो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल उनका प्रयोग करके एक छोटी सी पत्ती ली थी। मैं इस चीज़ को आसानी से समझा सकता हूँ, कम से कम 15-20 मिनट का टाइम खा जाएगा ये, लेकिन इसको आप इतना जल्दी नहीं समझेंगे। यानी एक गोल्डन की पत्ती ली और उसके अंदर से अल्फ़ा जो पार्टिकल होते हैं, अल्फ़ा कण जो है उनको गुजारा गया। अल्फ़ा कण आपको पता है पॉजिटिव होते हैं, उन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव यानी धन आवेश होता है। तो इन्होंने देखा भी जो
20,000 जब किरणें डाली गई तो इन्होंने देखा भी उस पत्ती, इतनी पत्ती थी, उसका मतलब क्या था, जो उसका पतलापन है तो वो थी 0.0004 सेंटीमीटर की थी, इतनी पतली थी। क्योंकि आपको पता है जो क्या है, 1 ग्राम सोने जो होता है ना, उससे 1 किलोमीटर तक की तार बनाई जा सकती है। तो इसकी तन्यता जो होती है, डक्टिविटी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इतनी पतली, यानी एक फॉइल दिया, यानी एक फॉइल मान सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल एक चादर जैसा, ठीक है, पतला, उससे क्या अल्फा किरणें गुजारी। तो इन्होंने देखा भी कुछ किरणें तो क्या हो रही है, इस प्रकार से बेंड हो रही है, इधर जा रही है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। कुछ किरणें क्या है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से गुजारा, मैं जो स्पीड से बता रहा हूँ आपको, और ये एक पत्ती ली, ठीक है, और एक ये पत्ती थी यहाँ पे, मान लो ये पत्ती रख दी, ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से एक फ्लोरोसेंट का क्या रख दिया, एक ट्यूब रख दिया, एक उस पर जो यानी कोई किरणें पड़े तो वो चमक उठे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इन्होंने देखा भी इस प्रकार से पार्टिकल जा रहे हैं, कोई इस प्रकार से जा रहा है, कोई इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, अल्फ़ा पॉजिटिव के हैं, तो ये अल्फ़ा, क्योंकि अपोजिट जो है चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे अपोजिट सेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, महिला पुरुष की तरफ आकर्षित होती है, पुरुष महिला की तरफ आकर्षित होता है, उसी प्रकार पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इधर आकर्षित होकर इधर खींचा जा रहा था। लेकिन कुछ किरणें 20,000 में से एक किरण क्या हो रही थी, 180 डिग्री पर जाके वापस आ रही थी, और कुछ किरणें इस प्रकार से यहाँ से वापस जा रही थी, ठीक है। इस प्रकार से इस चीज़ को समझने के लिए आप कमेंट करके बता दो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जा रहे, तो इन्होंने क्या देखा भी बीज के अंदर क्या हो सकता है, तो बीज के अंदर धन आवेश होगा, यानी एक दूसरे को, जैसे पुरुष को धक्का मारता है ना, एड्रेस पूछ ले कोई महिला पुरुष से आके, घर तक छोड़ आएंगे, है ना, कहते सर ये एड्रेस बताना, हाँ जी कौन सा, हाँ वो ये तो वहाँ पे है, अच्छा वहाँ पे छोड़ के आऊँगा। और वहीं कोई पुरुष एड्रेस पूछ ले, हाँ भाई यार सीधा चला जा। तो वही बात है ना, वही बात हुई भी पॉजिटिव की तरफ, यानी पुरुष की तरह अट्रैक्ट नहीं होकर वापस भगा रहा है, धक्का मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पत्ती के इधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इससे क्या पता चला, यानी केंद्र में जो होता है ना, वो कैसा चार्ज होता है, वो धन आवेश होता है, धन आवेशित होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुई, केंद्रक की खोज हो गई भाई, ठीक है, अल्फा पार्टिकल से। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये पार्टिकल 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, 5 बात, आपको याद क्या करना है। देखो ये क्या थी, पत्ती, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने किसका प्रयोग किया था, अल्फा। आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जो रेडियो एक्टिव वेव जो होती है, रेडियो सक्रिय किरणें जो होती हैं, उनका उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा गामा का, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय उनका प्रयोग किया था, ठीक है। दूसरा अल्फा वेव जो होती है ना, यानी किसका प्रयोग किया था, तो आप ये भी कह सकते हो अल्फा पार्टिकल या अल्फा कणों का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आता है आपसे, ठीक है, अल्फा कणों का प्रयोग किया था। अल्फा कणें किस पे डाली थी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो गोल्ड फिल्म थी या गोल्ड फॉइल पेपर कह सकते हो आप, ठीक है, यानी स्वर्ण पत्री पे डाली। किसका प्रयोग किया, स्वर्ण पत्री पे, ठीक है ना। कितनी किरणें भेजी थी, 20,000 किरणें। कितनी, 20,000 किरणें। 20,000 में से कितनी किरणें 180 डिग्री यानी वापस आ गई थी, एक वापस आ गई। तो 20,000 में से एक किरण वापस आ गई थी। कितनी किरणें वापस आ गई थी, एक। तो किसका प्रयोग किया, अल्फा किरणों का नाभिक की खोज करने के समय गोल्डन फिल्म ली थी, 20,000 किरणें भेजी थी, और 180 डिग्री पे वापस 20,000 में से एक वापस आ रही थी, ठीक है। और जिससे पता चला, इन्होंने क्या बताया, एक तो क्या हुई, नाभिक की खोज हुई। इन्होंने बताया केंद्र जो है, केंद्र परमाणु का केंद्र धना आवेशित है, धना आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है, धना आवेशित है। एक बात तो ये किसने बताया, धना आवेशित है। परमाणु का बाह्य भाग,
खोखला है, ये बात भी इन्होंने ही बताई थी। बाह्य भाग खोखला है जो ऋणावेशित है। किसने बताई थी? भी जो परमाणु है ना उसके बीच का भाग जो है ये तो धनावेशित है और बाहर का भाग है, आपको अब तो पता है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस समय उनको पता ही नहीं था, मान लो इलेक्ट्रॉन, तो ये ऋणावेशित है। तो परमाणु का केंद्र तो धनावेशित है, बाह्य खोखला भाग ऋणावेशित है। ठीक है, और बाह्य अंदर के केंद्र को भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक। केंद्र जो है सेंट्रल पार्ट को इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, यानी न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज की। ठीक है, और नाभिक की खोज के साथ किसकी भी खोज हो गई थी? प्रोटॉन की। ठीक है ना, तो प्रोटॉन नाम दिया था इन्होंने, खोज तो किसने की थी? किसने की थी? प्रोटॉन नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने सबसे पहले प्रोटॉन का नाम का प्रयोग किया था। ठीक है, उससे पहले खोज की थी प्रोटॉन की, किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? हाँ, किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। परमाणु का केंद्र धनावेशित है, ये सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है ना, श्रवण पत्री का प्रयोग, अल्फा किरण प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, किस पार्टिकल का प्रयोग किया था? अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया था। किस फिल्म का प्रयोग किया था या फॉइल पेपर का प्रयोग किया था? तो गोल्ड धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। और नाभिक की खोज भी इन्होंने ही की थी। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है ना, समस्त यानी पूरा का पूरा लगभग द्रव्यमान है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान यानी मास, ठीक है ना, द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है, नाभिक में केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो परमाणु का द्रव्यमान ना ज़्यादा द्रव्यमान है वो किस में है? नाभिक में केंद्रित है। ठीक है, और परमाणु के अंदर जितना आवेश बाहर ऋण आवेश है उतना अंदर धन आवेश भी है, यानी परमाणु विद्युत उदासीन है, न्यूट्रल है। ये बात भी आगे पढ़ लेंगे हम। परमाणु विद्युत उदासीन है, न्यूट्रल है, यानी न उसके अंदर अगर वो परमाणु है ना एक सामान्य अवस्था में रहता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, सॉरी जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर है तो परमाणु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, विद्युत, ठीक है, उदासीन होता है। वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इमिट कर लेगा, रिसीव करेगा, किस प्रकार से वो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। ठीक है, पेपर में आप सिस्टम हिला देंगे। देखो कितने बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है आपको, एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने बताया भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते 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 एक दिन वो नाभिक के अंदर समा जाएंगे, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देंगे, और उनकी ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और वो एक दिन नाभिक के अंदर, यानी ये परमाणु है, नाभिक है, और ये चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते 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 एक दिन नाभिक में समा जाएंगे और परमाणु क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये बात तो गलत है। ठीक है, तो यानी वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लॉस करते हैं, या वो किस प्रकार से, यानी वो ऐसे कह सकते हो जो स्टैटिक्स, एटम के स्टैटिक्स के बारे में, यानी आप विद्युत परमाणु की स्थिरता के बारे में नहीं बता पाए थे, तो इसलिए उनका कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। ठीक है ना, किसी कारण वो फेलियर हुए थे, किसी के अंदर उनका एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ कमियां नज़र आई थी। वो किस प्रकार से वो ये नहीं बता पाए थे परमाणु की स्थिरता, यानी परमाणु की स्थिति किस प्रकार बनी रहेगी, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते ही रहेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा के वो एक दिन समा क्यों जाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें नहीं बता पाए थे, तो आप कह सकते हो इनका सिद्धांत फेल हो गया। फिर इनके एक स्टूडेंट आते हैं नेल्स बोर। ठीक है ना, नेल्स बोर, इनके स्टूडेंट आते हैं नेल्स बोर। नेल्स बोर ने क्या बताया था? देखो, अब रदरफोर्ड जी तो फेल हो गए, ठीक है,
तो रदरफोर्ड के बारे में 4 बातें तो याद करनी ही करनी है। खोज नाभिक की खोज की थी, और प्रोटॉन का नाम दिया था। प्रोटॉन का नाम दिया था किसने? रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, फोर्ड ने। सवर्णपत्री प्रयोग या अल्फा कणों का प्रयोग करके किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। नाभिक पॉजिटिव चार्ज है ये भी बताया था, बाहर नेगेटिव चार्ज है ये भी बताया था। किसने बताया था? रदरफोर्ड जी ने बताया था, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं आपके नेल्स बोर। क्या आते हैं? नेल्स बोर आते हैं। तो नेल्स बोर क्या बताते हैं? इन्होंने जो नाभिक जो था या परमाणु था उसकी स्थिति के बारे में या स्थिरता के बारे में नहीं बता पाए थे, तो इन्होंने स्थिरता को उसको आगे ले जाने के उस एक्सपेरिमेंट को मतलब सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुछ नियम दिया था और अपना नियम दिया था, ठीक है। थोड़ा सा पानी के साथ नियम बताएंगे भैया, ऐसे कैसे है, बोलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया भी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते हैं और वो किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। इन्होंने देखो एक बात तो सबसे पहले इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या था, इन्होंने सेल, जिसे आप ऑर्बिट बोलते हो, याद करना है आपको, जिसे आप कक्ष बोलते हो, जिसे आप कोष बोलते हो, जिसे आप एनर्जी लेवल बोलते हो, गंगाधरी शक्तिमान है, एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर बोलते हो, ठीक है। उनके बारे में सबसे पहले बताया था, यानी कक्ष की खोज किसने की थी, कोष की खोज किसने की थी, एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर की खोज किसने की थी, तो नेल्स बोर ने की थी। जो किसके स्टूडेंट थे, तो वो थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट, ठीक है। इन्होंने बताया भी जो पर इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज पहले ही जे थॉमसन ने कर दी थी इससे पहले, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बताया नहीं जे थॉमसन ने कैसे की। चलो, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक किसके? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। ये परमाणु है, ये नाभिक है, और इसके बाद इस प्रकार के कक्ष होते हैं, इस प्रकार के कक्ष होते हैं, इस प्रकार के कक्ष होते हैं, यानी वृत्तीय सर्कुलर जो पाथ है उनका, यानी वृत्तीय जो रास्ता है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से चक्कर लगाते हैं, जिस वृत्ताकार रास्ते से चक्कर लगाते हैं, उसको कक्ष, कोष या सेल या लेवल, ऊर्जा लेवल या एनर्जी लेवल कहा जाता है। वो किस प्रकार से कहा जाता है मैं बताऊंगा। इसका मतलब भी अपना कुछ होता है, इसका मतलब भी कुछ अपना होता है। यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं कह दूँ यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसको आप सेल या ऑर्बिट या कक्षा कहते हो, ठीक है ना, वृत्तीय पाथ जो है। और ये नाभिक आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उन्होंने बताया भी जब तक, इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन सामान्यतः जब न वो ऊर्जा उत्सर्जन करता है और न वो ऊर्जा ग्रहण करता है, तो वो एक स्थायी कक्ष में चक्कर लगाता है। ये बात इन्होंने बताई भी जब तक इलेक्ट्रॉन है ना, न तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा और न ही उत्सर्जन करेगा उसका, तो वो अपने एक स्थायी कक्ष में चक्कर लगाता रहेगा, स्थायी कक्ष में चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। यानी वो अपने एक स्थायी कक्ष में चक्कर लगाता रहेगा, न तो वो ऊर्जा ग्रहण करेगा न उत्सर्जन करेगा, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बात तो पहले ही बता दी गई थी, जे थॉमसन ने बता दी गई थी, ठीक है। लेकिन जहाँ से चक्कर लगाते उस रास्ते को नाम देने वाले नेल्स बोर थे। कौन थे? नेल्स बोर थे, ठीक है ना।
नेल्स बोर थे। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण उत्सर्जन कक्ष। इन्होंने कक्ष को नाम दिया था, क्या दिया था? तो ऊर्जा ग्रहण उत्सर्जन स्थायी कक्ष पे चक्कर लगाते रहे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है भी जो एनर्जी लेवल होता है ना, पागल हो जाओ यार थोड़े, ठीक है। एनर्जी लेवल का मतलब क्या है? अगर कोई नाभिक है, मान लो, उसको समझो आप, नाभिक के जो पास का इलेक्ट्रॉन है ना, पास जो इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, उसकी ऊर्जा कम होती है, उसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। और नाभिक के जो दूर इलेक्ट्रॉन स्थित है ना, दूर इलेक्ट्रॉन जो स्थित है ना, ये काम आएगा आगे आपके, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। यानी जितना दूर नाभिक से होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन उसकी ऊर्जा सबसे कम है, और इस परमाणु के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी नाभिक के जितना पास उतनी ऊर्जा कम, जितना दूर उतनी ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। और एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो? ये एनर्जी लेवल को दर्शाता है, मतलब ये एनर्जी लेवल 1 हो गया, एनर्जी लेवल 2 हो गया, 3, यानी जितनी संख्या ज़्यादा होगी, कक्ष का नंबर जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर उतनी ऊर्जा ज़्यादा होगी, यानी एनर्जी लेवल उतना ही अधिक होगा, यानी उसकी ऊर्जा अधिक होगी, इसलिए इसको नाम दिया जाता है, एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ठीक है। और इनको आपको पता ही है, कक्ष पहले को के नाम दिया था, फिर एल नाम दिया था, फिर एम दिया था, फिर एन दिया था, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा, ठीक है। यानी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। और जो जितना दूर है, जैसे मैं मान लो इसके अंदर एम है अपना, तो एम की ऊर्जा ज़्यादा होती है। यहाँ पे के की ऊर्जा फिर आप रट लोगे के एल एम, रटना नहीं है भी, जितना दूर होगा उतनी ही ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर वो कहते हैं भी इस कक्ष से इस कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा उतनी समा सकती है, मैं कह दूं उसके अंदर जितनी ऊर्जा, फोटोन कर लो, एक फोटोन का त्याग करेगा, अगर वो इसके अंदर रहना चाहता, इसके अंदर जब तक रहेगा तो वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसका वर्क जो है वो जीरो माना जाता है, और जीरो माना जाता है तो बल जीरो लगेगा, और जीरो बल लगेगा, वहाँ ऊर्जा जीरो खपत होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के नज़दीक नहीं आएगा, वो अपने पाथ पे चक्कर लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, उसने कोई काम नहीं कर रहा वो, क्योंकि वृत्तीय जो आपकी गति होती है ना, उस पे उस वस्तु द्वारा किया गया काम जीरो माना जाता है, ठीक है। जीरो तो बल जीरो, ऊर्जा जीरो, ठीक है ना, तो जीरो माना जाता है, तो घूमता रहेगा कोई। अगर इससे इसमें आना चाहे तो इसमें एनर्जी ज़्यादा, इसमें कम है, तो इससे इसमें आने के लिए वो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करके इसमें आ सकता है। अगर इससे इसमें आना चाहे तो वो ऊर्जा ग्रहण करके, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो ये ऊर्जा ग्रहण करके इसमें भी आ सकता है, ठीक है। ये बातें इन्होंने बताई, ठीक है। एनर्जी लेवल के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्ष में चक्कर लगाता है ये बताया, ये चीज़ें इन्होंने कुछ बताई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण उत्सर्जन स्थायी कक्ष में, सेल ऑर्बिट कक्षीय। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है हमें, तो वो कहाँ करेंगे फिर यार, इतना देखो कितनी लंबी वीडियो चल गई। मैं सीधा का सीधा परमाणु करवाने वाला था आपको, परमाणु क्या होता है बस छोटा सा बता के आपको, लेकिन ये कहानी लंबी चली गई। क्या बताऊँ यार, मेरी आदत है ना बहुत गंदी है, ठीक है। क्योंकि आप बायोलॉजी मेरे से पढ़े हो तो आपको पता भी होगा, KLMN याद कर लेना, KLMN। अब ये तो बताएंगे। और ये नाम KLM किसने दिए थे? KLMN फेवरेट नाम होगा कोई, कंचन कमला कोई होगा इनका फेवरेट नाम, तो वहाँ से शुरू किया इन्होंने के से, ठीक है। नेल्स बोर ने कहाँ से शुरू किया था? के से शुरू किया था। KLM ए से दे देते जी, MNOP, जितने होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो कक्ष के नाम है ये, ठीक है। अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो बाद की बातें हैं यार, 2n², वो तो इलेक्ट्रॉन विन्यास में ही पढ़ लेंगे आप, है ना, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ लेंगे आप, ठीक है। इसे जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन का भी याद कर लो आप, इनसे पहले किया था वो तो यार, रदरफोर्ड से पहले ही। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, एक तो खोज की थी, ठीक है। एक प्लम पुडिंग
मॉडल दिया था, याद करो तो आप। या इस मॉडल का दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तरबूज मॉडल भी। इस प्रकार से तरबूज है, इसके अंदर बीज मिलेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर बीज मिलेंगे, जो बीज मिलेंगे, और इसके अंदर एक लाल भाग होता है तरबूज। इस प्रकार से एक मतलब पिज्जे जैसी आकृति का क्या होता है? ठीक है, पिज्जे जैसी आकृति की एक मिठाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पे? प्लम पुडिंग। उसी प्रकार का हमारा पिज़्ज़ा कह लो यार, पिज़्ज़ा मान लो। पिज़्ज़े के ऊपर जैसे काजू पिस्ता बादाम पड़े हैं, इस प्रकार से उसको प्लम बोल दिया, काजू पिस्ता बादाम को। पुडिंग किसको बोल दिया? इस भाग को बोल दिया जो खाली भाग है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे यहाँ तरबूज होता है भैया। तरबूज को काट के देखा तो उसके अंदर सेम ये मान लो, ठीक है ना। तो जो ये बीज थे ना, बीज है भी परमाणु है, ये तो इस प्रकार का परमाणु होता है कि तरबूज को काटें तो उस प्रकार का परमाणु होता है। प्लम पुडिंग यानी पिज्जे जैसा तरबूज होता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं? कुछ बीज होते हैं, आपको पता है। तरबूज के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। और तरबूज में बीज जो होते हैं उनके ऊपर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है ना। वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश होता है। और जो बाच में जो जूसी पल्प होता है, यानी जो लाल भाग होता है, आप सीधा कह दो लाल जूसी एरिया होता है, वो धनायन होता है, यानी धनावेशित होता है, यानी धनावेशित होता है उस पर, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। ठीक है, यानी इस ऋण आवेश बीज को आगे जाके क्या इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी गई, इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी गई मान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा। प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा क्या किया था? तो ये किसने दिया? याद रखना है, जे थॉमसन ने दिया था। ये बात तो जे थॉमसन की हो गई। इसके बाद और आते गए वैज्ञानिक भैया, कितने वैज्ञानिक आए होंगे आप सोच के देख सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो देखता हूँ कितने मिनट की हो गई। अरे 52 मिनट की हो गई रे भैया। चलो चलते रहिए। प्लम पुडिंग मॉडल हो गया। करें या रहने दे? पानी दियो थोड़ा। ठीक है, सोमरफील्ड आए, उन्होंने सब सेल बताया, क्वांटम संख्या की खोज हुई, जो क्वांटम नंबर है उनके खोज हुए, अरेंजमेंट दिया गया, आगे आगे मतलब खोज होती गई। उनको आपको जो चीज़ पढ़नी है, ठीक है, वो आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे कोई भी पदार्थ है, लास्ट में आपको एक चीज़ देता हूँ। जैसे कोई पदार्थ है मान लो, ठीक है, कोई पदार्थ है, पदार्थ किसी न किसी अणु से बना होगा। क्या बना होगा? अणु से बना होगा। ठीक है, अणु जो है वो किससे बना होगा? परमाणु से बना होगा। ठीक है, किससे बना होगा? परमाणु। परमाणु कक्ष, ऑर्बिट और नाभिक से बना होगा। ठीक है, किससे बना होगा? नाभिक। और नाभिक के अंदर आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक किससे बना है? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना है। ये आगे चीज़ें बताऊंगा मैं, आसान कर देंगे आप इसको। इससे पहले थोड़ा सा कक्ष है, उसमें उपकक्ष भी पाए जाते हैं, यानी सेल है, उसमें सब सेल पाए जाते हैं। और सब सेल जो है ना, उसके अंदर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ऑर्बिटल। कक्षक पाए जाते हैं, ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कक्ष में उपकक्ष पाए जाते हैं और कक्षक
ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये चीज़ तक हम पढ़ने वाले हैं और आपको आसानी से समझा दूंगा मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। देखो ठीक है, परमाणु जब मिलते हैं तो उसको अणु कहते हैं, और अणु जब इकट्ठे होते हैं तो पदार्थ बनता है। वैसे अगर अणु अगर किसी, छोड़ दो चलो इस बात को, तो पदार्थ, और ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा पदार्थ से बना हुआ है, आपको पता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड पदार्थ, पदार्थ में अणु, अणु में परमाणु, परमाणु में कक्ष और नाभिक। यानी ये क्या है, ये नाभिक है परमाणु का, और इसके बाहर ये कक्ष है, कक्षा, ठीक है, और कक्षा कह लो। उसके अंदर उपकक्ष और होते हैं, मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से। उपकक्ष में कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और भी खोज हुई है अभी तक तो, पॉजिट्रॉन की, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉनों की खोज हुई है, ठीक है, फोटोन वगैरह की खोज हुई है। तो मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से वो आगे जाके पढ़ेंगे हम, लेकिन इतना डीप भी नहीं पढ़ेंगे आप, जो आपके ऊपर से निकल जाए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लगा के देखो। आपने केमिस्ट्री कहीं पढ़ी है तो उसके अंदर ये पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो मैं आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे एटम क्या है, ठीक है ना, कल पढ़ेंगे परमाणु क्या है। ये परमाणु के बारे में याद करना ही करना है आपको, याद रखना, याद रखना आप लोग। 2 बातें और याद कर लेना। चलो छोड़ो, सारी चीज़ें करवाऊंगा यार, आसान बना के एकदम प्यार से। आप 10 बंदे पढ़ते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 5 पढ़ते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 1 भी पढ़ते हो और आप कमेंट एक अच्छा सा छोड़ देते हो ना, वो मुझे फ़र्क उससे पड़ता है। आप अच्छा कमेंट देते हो, मेरा दिल करता है मैं पढ़ाऊँ। जो कमेंट नहीं करते फिर मेरा ये दिल करता है यार रहने दे यार। स्टूडेंट इतना भी नहीं कर सकते, भी 2 सेकंड आपके लिए नहीं निकाल सकते, तो तुम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इस कंटेंट पे मेहनत करके इतना आसान बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। कितना टाइम का आपके लिए करते हैं यार। कमेंट तो 10 पढ़ो, 5 पढ़ो, शेयर करो ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक और कमेंट ज़रूर करो भैया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर अपना मन डगमगा जाएगा ना, तो फिर आप छोड़ देंगे। आप दूसरे टीचर से फिर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहूँगा नहीं पढ़ाते, लेकिन इतनी शिद्दत से मेरे हिसाब से कोई पढ़ाएगा ना, सोच लो, ठीक है ना। इतने आसान बना दूंगा सिस्टम को, मेरे पास थोड़ा सा सिस्टम की कमी है, बस सिस्टम मेरे को बन जाए ना थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ आपको। अगर लाइव आने का सिस्टम बन जाए ना, फिर अलग ही मज़ा रहेगा, ठीक है। फिर आपके कमेंट देखूँगा, फिर मज़ा आएगा, थोड़ा बोरियत कम होगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ग्रुप डी के अंदर 25 नंबर की साइंस आने वाली है, और अपनी वीडियो से ही आने वाली है सारी की सारी। अपना ठेका ले रखा ना, क्योंकि अपन रेलवे के अंदर हैं, तो रेलवे का ठेका ले रखा है अपन ने, तो क्वेश्चन अपन डालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।